गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पर। सिविक्स जो सब्जेक्ट आपका बच्चों उसका चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 को कोविड-19 के कारण आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए थे, उसके बाद सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया और एक अमेरिका पूरे विश्व में सर्वा बन गया। आज भी अमेरिका विश्व में सर्वा है। उसके बाद अन्य देशों का भी नाम आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अर्थात अमेरिका के बाद कौन से ऐसे देश हैं जो विश्व पटल पर उसके विकल्प हो सकते हैं अमेरिका के। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में शीत युद्ध के बाद जो है बच्चों, जो शीत युद्ध का अंत हो गया, उसके बाद यूरोपीय संघ, आसियान, चीन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे थे। तो अर्थात बच्चों, खाली अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के बाद या यूं कहें अमेरिका के पीछे पीछे कुछ अन्य राष्ट्र भी अपनी उस ताकत को बढ़ा रहे थे, अर्थात उसके विकल्प के रूप में विश्व पटल पर तैयार हो रहे थे। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। बच्चों, इस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं ये ऐसे, उनको हम बीच बीच में समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे कि वो योजनाएं क्या थी। अपना चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे विश्व राजनीति में 1990 के दशक में एक विशेष परिवर्तन आया। दो ध्रुवीय व्यवस्था के समाप्त हो जाने के पश्चात यह स्पष्ट हो चुका था कि कोई नवीन विकल्प उभरकर सामने आएगा। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि विश्व पटल पर अमेरिका और सोवियत संघ अर्थात सोवियत रूस जो था उसका विघटन हो गया, और अब विश्व स्तर पर यह स्पष्ट हो चुका था कि कोई ना कोई नई पावर, कोई शक्ति ऐसी अवश्य आएगी जो अमेरिका को टक्कर देगी। तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने उभर कर आए, विश्व के सामने उभर कर आए। राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किसी सीमा तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकेंगे, अर्थात उनका उदय इसलिए हुआ क्योंकि वे अमेरिका की कुछ नीतियों पर अंकुश लगा सकें या उसको बराबरी का टक्कर दे सकें। यूरोप में यूरोपीय संगठनों तथा एशियाई क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों के संगठन, अर्थात जो दक्षिण के देश हैं बच्चों, उनका जो संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है उसको आसियान कहा जाता है। आसियान का उदय एक शक्तिशाली संघ के रूप में हुआ, अर्थात कुछ देशों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसको हम आसियान के रूप में जानते हैं। विश्व राजनीति में यूरोप संघ तथा आसियान दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जारी रहने वाली ऐतिहासिक शत्रुता तथा दुर्बलता का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान निकालना चाहते थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों में पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने एवं संबंधित क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह निर्माण करने की दिशा में भी कार्य किया, अर्थात अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन देशों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए। चीन की आर्थिक बढ़त ने विश्व राजनीति को नाटकीय स्तर से प्रभावित किया, अर्थात इन सभी राष्ट्रों में
चीन पूरे विश्व में अमेरिका के बाद एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर विश्व पटल पर आया। तो इस अध्याय में बच्चों एक छोटा संक्षिप्त में परिचय था। अब हम इस अध्याय में जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं, अर्थात जो अमेरिका के बाद अन्य ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, विश्व पटल पर अपने आप को सामने लाए विश्व के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे बच्चों यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अनेक नेताओं तथा सामान्य नागरिकों के समक्ष यूरोप को लेकर अनेक प्रश्न खड़े हो गए। क्या यूरोप को अपनी शत्रुता को पुनः आरंभ करना चाहिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और उन सिद्धांतों तथा संस्थाओं के आधार पर अपने संबंधों को नवीन तथा विवेकपूर्ण ढंग से निर्वाह करना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे विश्व पटल पर कि सोवियत यूरोपीय संघ के जो देश थे उनके सामने कुछ प्रश्न थे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार से आगे लेकर जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोपीय संबंधों को आधारभूत मान्यता को ही ध्वस्त कर दिया। 1945 तक यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं विश्रंखलित हो गई। जिस धरातल पर यूरोप की मान्यताएं तथा व्यवस्थाएं खड़ी थी वह धरातल भी सरकने लगा था। अर्थात धीरे धीरे यूरोपीय देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बच्चों धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही थी। 1945 के पश्चात शीत युद्ध की परिस्थितियों में यूरोप के देशों को आपसी मेल मिलाप में सहायता प्राप्त हुई। शीत युद्ध के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। एक छद्म युद्ध होता है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ वैमनस्य कटुता का भाव रखता है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उसमें युद्ध नहीं होता। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका ने पूर्ण मनोयोग से सहायता की। इस योजना को मार्शल योजना कहा जाता है। अर्थात अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ के देशों का पूर्ण सहयोग किया। उसको मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद प्रदान की गई, जिसको हम मार्शल योजना के नाम से बच्चों जानते हैं। तो मार्शल योजना क्या थी? आप प्रश्न बनता है, क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आप स्पष्ट बता देंगे कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस योजना के तहत क्या था कि जो यूरोपीय देश हैं उनकी आर्थिक मदद करना था। अमेरिका द्वारा नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का उदय हुआ। मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जैसा अभी मैंने पूर्व में आपको बताया, जिसके द्वारा प्रयास किया गया कि पश्चिम यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता की जा सके। बाद में यह एक ऐसा मंच तैयार हो गया जिसके माध्यम से बच्चों सभी यूरोपीय देशों के आर्थिक व्यापारिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने से संघर्ष आगे बढ़ने लगा। कालांतर में यह एक ऐसा मंच तैयार हो गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के सभी देशों के आर्थिक व्यापारिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने से संघर्ष आगे बढ़ने लगा। यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ।
तो यूरोपीय संघ क्या था बच्चों, इसकी स्थापना 1992 में यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना नाम है, मुद्रा है यूरो, और अपना एक स्थापना दिवस है बच्चों। अब 1949 में गठित इस यूरोपीय परिषद के कार्यों के फलस्वरूप क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे बच्चों आगे बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1957 में यूरोपीय आर्थिक संगठन का उदय हुआ, अर्थात एक नया संगठन विश्व पटल पर उभर कर आया, जिसको हम यूरोपीय आर्थिक संगठन के रूप में जानते हैं, अर्थात यूरोपीय देशों का एक संगठन। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के पश्चात इस प्रक्रिया का स्वरूप राजनीतिक हो गया। अब क्या होता है कि सोवियत संघ का जो गुट था उसका पतन हो गया, उसके पतन में तीव्रता आई और 1992 में यूरोपीय संघ में इस प्रक्रिया की परिणति। यूरोपीय संघ के रूप में एक समान विदेश नीति, समान सुरक्षा परिषद, आंतरिक विषयों एवं न्याय से संबंधित प्रक्रिया पर सहयोग तथा एक समान मुद्रा के प्रचलन का मार्ग सुनिश्चित हो गया, अर्थात यूरोपीय संघ के देशों ने एक समान मुद्रा को चलाने का जो है बच्चों निश्चय किया। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यूरोपीय संघ के निर्माण का इतिहास बहुत लंबा है। कालांतर में वह आर्थिक सहयोग की व्यवस्था को त्याग कर अधिक से अधिक राजनीतिक रूप में परिवर्तित होता चला गया। तो बच्चों जो पहले संगठन बनाया गया था यूरोपीय संघ का संगठन, जिसका निर्माण हुआ था, वह आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता चला गया और वह एक आर्थिक न रहकर राजनीतिक दल के रूप में या राजनीतिकरण के रूप में उसका परिवर्तन हो गया। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ स्वयं किसी सीमा तक एक विशाल राष्ट्र के समान कार्यशील हो गया। यद्यपि यूरोपीय संघ का एक संविधान निर्माण का प्रयास तो असफल सिद्ध हुआ, किंतु उसके अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं। क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक हैं? उस संघ के पास एक अपना राष्ट्रीय ध्वज और उसका राष्ट्रीय ध्वज गान यानी कि गीत, उसकी स्थापना दिवस, उसकी अपनी मुद्रा, ये सब यूरोपीय संघ के पास है। अन्य देशों के साथ यूरोपीय संघ ने किसी सीमा तक साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति का भी निर्माण कर लिया। इन राष्ट्रों ने अन्य देशों के साथ अपने विदेश नीति को, अपनी सुरक्षा नीति को भी बच्चों बढ़ाया। अपने संघ में नवीन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग क्षेत्र में विस्तार करने का भी प्रयास किया है। नवीन सदस्य भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे, अर्थात जो नवीन राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई वो पूर्व में सोवियत संघ के कहीं ना कहीं हिस्से रहे होंगे। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ विशेष उत्साहित नहीं थे। जो शक्ति उनके देशों के प्रशासन को उपलब्ध थी वह अब यूरोप के हाथों में चलेगी। सोवियत संघ के कुछ देशों को सम्मिलित होने के प्रश्न पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ की आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2016 में बच्चों यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपीय संघ आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, कूटनैतिक और सैनिक रूप में उसका अपना एक वर्चस्व था। इसकी अर्थव्यवस्था
लगभग जो सकल घरेलू उत्पादन था 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक था बच्चों। यह उत्पादन लगभग अमेरिका के ही समान था। अर्थात जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक संघ का गठन किया गया, वह आर्थिक रूप से अमेरिका को टक्कर देने का, या यूं कहें अमेरिका से भी अधिक आर्थिक स्थिति को उसने आगे बढ़ा लिया था, उत्पादन कर लिया। यह उत्पादन अमेरिका के समान था। इसकी मुद्रा बच्चों यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए चुनौती सिद्ध हो सकती थी। तो मुद्रा जो सोवियत संघ के बाद नए गठन हुए यूरोपीय संघ, उसकी मुद्रा बच्चों थी यूरो, जो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। विश्व व्यापार में इसकी प्रतिभागिता अमेरिका से 3 गुना अधिक थी और यूरोपीय संघ के देशों की जो व्यापारिक क्षमता थी बच्चों, वह यूरोप से अमेरिका से भी 3 गुना अधिक थी। इसी कारण यह अमेरिका तथा चीन के व्यापारिक विवादों से पूर्ण रोब उराब से बात करता है। अर्थात यह चीन और अमेरिका के देशों, शक्तिशाली देशों के सामने झुकता नहीं है। इसकी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव अपने निकटवर्ती देशों से ही नहीं, अपितु एशिया के सुदूर देशों पर भी प्रभाव डालता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में क्रियाशील होता है। यूरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों को एक दूसरे से व्यापार के लिए जोड़ता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन तथा फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा विश्वसनीय सदस्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों, उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो उसके 2 सदस्यों का नाम विशेष रूप से, एक ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों ही सदस्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों में से। यूरोपीय संघ के अनेक देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं। भारतीय बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अस्थायी सदस्यों में से एक है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का प्रभावशाली होना इसका बच्चों एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों की अवहेलना तथा पर्यावरण विनाश संबंधी विषयों पर दी जाने वाली धमकी अथवा सैन्य बल का उपयोग करने के स्थान पर कूटनीति, आर्थिक निवेश तथा वार्तालाप तथा परस्पर चर्चा की नीति अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अर्थात यूरोपीय संघ के जो देश हैं उन्होंने चीन के साथ अपने संबंध कूटनीतिक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे हैं, न कि विनाशकारी या धमकी वाले। सैन्य बल के आधार पर यूरोपीय संघ विश्व की द्वितीय संख्या की सैनिक शक्ति का स्वामी है। अर्थात अमेरिका के बाद सोवियत संघ के बाद यूरोपीय संघ, जो सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में, विशेष रूप से सैनिक शक्ति के रूप में उभरा है। तो उसके बाद बच्चों कौन है? यूरोपीय संघ विश्व पटल पर सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद विश्व में सर्वाधिक है। यूरोपीय संघ के दोनों देश शक्तिशाली देशों ब्रिटेन तथा फ्रांस के पास परमाणु शस्त्र हैं। इसके शस्त्र भंडार में अनुमानित 550 परमाणु शस्त्र हैं। अंतरिक्ष विज्ञान तथा संचार तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर यूरोपीय संघ विश्व में द्वितीय स्थान पर आसीन है। अर्थात विश्व की महाशक्तियों में से यूरोपीय संघ एक प्रमुख देशों के समूह के रूप में उभरकर सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर यूरोपीय संघ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। वह राजनीतिक,
आर्थिक सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, किंतु अनेक विषयों में यूरोपीय देशों के साथ अपनी अपनी स्वतंत्र नीतियां हैं, अपनी सुरक्षा नीति, अलग विदेश नीति, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विरासत। तो इससे बच्चों ये स्पष्ट होता है कि सदस्य व्यक्तिगत नीतियों से एक दूसरे से भिन्न तथा प्रतिरोधी होते हैं। विश्व में स्पष्ट हुआ है कि इराक आक्रमण काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो अमेरिका के साथ थे, किंतु जर्मनी तथा फ्रांस आक्रमण के विरुद्ध थे। यूरोपीय संघ के अनेक नवीन सदस्यों देश भी अमेरिका के साथ थे। यूरोप के अनेक भागों में यूरो को लागू करने के लिए संबंधित प्रक्रिया से बहुत ही हताशा है। इन्हीं कारणों के लिए ब्रिटेन को पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय व्यापार का अंग नहीं बनने दिया। डेनमार्क तथा स्वीडन द्वारा मजिस्ट्रेट संधि तथा साझी यूरोपीय मुद्रा यानी कि यूरो को स्वीकृत करने का विरोध किया। इस प्रकार बच्चों विदेशी रक्षा तथा रक्षा विषयों को यूरोपीय कार्य पद्धति की क्षमता सीमित होती है। तो इसके महत्वपूर्ण कुछ 2-3 पॉइंट है बच्चों। डेट के अनुसार यूरोपीय संगठन के, जिसमें है 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया। 2002 में बच्चों नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपनाया। 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया आदि राष्ट्र जो हैं वो सोवियत संघ का जो विघटन के पश्चात नया ग्रुप बना यूरोपीय संघ, उसमें शामिल हो गए। ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसले किए कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। तो बच्चों प्रारंभ में 28 देश का ये संगठन बना, लेकिन ब्रिटेन उससे बच्चों बाहर निकल गया और उसमें यूरोपीय संघ में 27 राष्ट्र रह गए। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए वैकल्पिक उभरकर विश्व पटल पर आए, उसमें से यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण संघ के रूप में बच्चों उभरा। इसके अलावा चीन, ब्रिटेन और वर्तमान की बात करें तो भारत भी अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाओं का संगठन। अब यूरोपीय संगठन का जो टॉपिक है बच्चों वो पूरा होता है। धन्यवाद।